दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान ओपिनियन पोल के हिसाब से अगली सीएम वसुंधरा राजे होंगी या नहीं, बीजेपी की तीसरी सूची से पहले बड़ा सर्वे। जी आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी भाग्य आजमाएंगी। भाजपा ने वसुंधरा राजे को उनकी परंपरागत सीट झालरापाटन से टिकट दिया है। और दोस्तों, राजस्थान में इस बार भाजपा बिना फेस के चुनाव लड़ रही है और ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि भाजपा के जीतने की स्थिति में बड़ा जनाधार रखने वाली वसुंधरा राजे तीसरी बार सीएम बनेंगी या नहीं। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया के राजस्थान के अगली सीएम बनने या नहीं बनने को लेकर वोटरों ने सर्वे किया है और 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर की दोपहर तक 2812 लोगों से बातचीत करके किए गए इस लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक 50% लोग मानते हैं कि राजस्थान अगर विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो वे इस बार वसुंधरा राजे की जगह किसी अन्य चेहरे को सीएम बनाएगी। आपको बता दें कि सी वोटरों के राजस्थान में इस सर्वे में 32% लोगों ने माना कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान भाजपा सीएम चेहरा होंगी और वहीं 18% लोगों ने कहा है कि वे इस बार कुछ कह नहीं सकते। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। इजराइल में दिल्ली पहुंची छठी फ्लाइट, 2 नेपाली समेत 143 नागरिकों की वतन वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा में इस्राइल की ओर से हमास पर की जा रही जवाबी कार्रवाई 15वें दिन भी जारी है और इस बीच ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर छठी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जिसमें 143 यात्री सवार थे और इनमें से 2 नेपाली नागरिक भी थे। और एयरपोर्ट पर भारतीयों का स्वागत करने के लिए इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। उन्होंने तिरंगा देकर इजराइल से आए भारतीयों का स्वागत किया। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत ऑपरेशन अजय के जरिए बढ़ते संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए चल रहा एक भारतीय अभियान है और इसके तहत भारतीय नागरिकों से भरी छठी फ्लाइट दिल्ली पहुंची और इसमें 143 नागरिक शामिल हैं, जिनमें से 2 नेपाली भी शामिल हैं। और ऑपरेशन के तहत लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब 18 नेपाली नागरिकों समेत लगभग 1200 यात्रियों को इजराइल से सुरक्षित वापस कर लाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र सरकार हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल की स्थिति का आकलन कर रही है। बागची ने कहा कि शुक्र है कि किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है जिसका इलाज किया जा रहा है, उसकी हालत अभी स्थिर है। और दोस्तों, जानिए हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा कि फूलों की सेज नहीं जिंदगी, टाइम पास होते हैं ऐसे लिव इन रिश्ते। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला दिया है। दरअसल एक लिव इन कपल ने याचिका दाखिल कर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई स्थिरता या ईमानदारी नहीं होती। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना है, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ताओं की उम्र और साथ बिताए गए समय को ध्यान में रखना जरूरी है। पुलिस सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में सोमवार को जिस कपल ने याचिका दाखिल की थी वो अलग अलग धर्मों से हैं और इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने और मोहम्मद अजहर हुसैन की बेंच ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है, बहुत सारे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना है, लेकिन महज 20 से 22 साल की कच्ची उम्र में और 2 महीने के साथ में हम इस कपल से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह के अस्थायी संबंधों पर ये दोनों गंभीरता से विचार कर पाएंगे। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस रिलेशनशिप में ईमानदारी कोई नहीं बल्कि ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण भर है। जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, ये हर कपल की बहुत सख्त और निष्ठुर जमीनी परीक्षा लेती है। हमारा अनुभव
अनुभव कहता है कि इस प्रकार के रिश्ते अक्सर टाइम पास, अस्थायी और बहुत ही कमजोर साबित होते हैं और इसलिए जब एक मामले की जांच जारी है तो हम ऐसे में याचिकाकर्ता कपल को किसी भी तरह की सुरक्षा देने से बच रहे हैं। और दोस्तों में अगली खबर है आंध्र प्रदेश से, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के जेल से लिखे पत्र पर विवाद खड़ा हो गया। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल के लोगों को लिखे पत्र पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जेल अधिकारियों ने दावा किया कि पत्र के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने रविवार शाम को मीडिया को एक पत्र जारी किया था और जिसमें कहा गया था कि मैं जेल में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हूं। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे एक सेकंड के लिए भी जनता से दूर नहीं कर सकती। न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, भले ही इसमें देरी हो। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में कौशल निगम घोटाले में अपनी कथित भूमिका के लिए राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में बंद है। सपा के बाद जेडीयू ने भी विपक्षी गठबंधन को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस बोली सिर्फ इन्हीं को दिक्कत क्यों। जी हां दोस्तों, इंडिया ब्लॉक की अंदरूनी लड़ाई अब धीरे धीरे सतह पर आ चुकी है। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस और सपा में जुबानी जंग छिड़ी, जिसे किसी तरीके से ठीक करने की कोशिश शुरू की गई और अब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के दूसरे घटक भी सामने आ रहे हैं, जिससे लगता है कि अंदर ही अंदर विपक्षी गठबंधन के बीच असहजता का माहौल है। क्षेत्रीय दलों के बीच एक तरह से ये धारणा बन रही है कि कांग्रेस उनको लेकर ज्यादा सख्त रवैया अपना रही है या उन्हें अहमियत देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को ही बहुजन समाजवादी पार्टी ने सपा और कांग्रेस के बीच हुए विवाद को लेकर आरोप लगाया था कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के पास भाजपा से लड़ने के लिए कोई वैचारिक आधार नहीं है और वे सिर्फ सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं। अगले दिन ही बिहार में सत्ताधारी जदयू की ओर से जो कुछ कहा गया उससे ये बात ज्यादा स्पष्ट हो गई कि विपक्षी गठबंधन में तालमेल का भारी अभाव है। महुआ मोइत्रा पर बढ़ गई टीएमसी, ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम बचाव में उतरे। जी हां, बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बचाव में खुलकर आ गए हैं। उनका आरोप है कि महुआ बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रही है, इसी वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नदिया जिले की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से तृणमूल सांसद महुआ के खिलाफ सदन में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले की जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के मंत्री फिरहाद हुसैन का दावा है कि उन पर लगे आरोप सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। सोमवार को हकीम ने कहा कि महुआ इस तूफान का सामना करने में सक्षम है और ये सब उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश है। ममता बनर्जी सरकार में शहरी विकास और निगम मामलों के मंत्री और कोलकाता के मेयर ने कहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि पार्टी क्या सोच रही है। निजी तौर पर मेरा विश्वास है कि ये सब उन्हें चुप कराने की कोशिश है ताकि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ सवाल ना उठाएं। उनका दावा है कि महुआ भाजपा सरकार के खिलाफ काफी मुकर रही है, इसलिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हकीम को सीएम ममता का बहुत ही करीबी माना जाता है। भाजपा विधायक राजा सिंह का निलंबन रद्द किए जाने पर ओवैसी का कटाक्ष, कहा नुपुर शर्मा को भी पीएम का आशीर्वाद मिलेगा। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गोशा महल विधायक राजा सिंह के निलंबन को भाजपा ने रद्द कर दिया है। राजा सिंह के निलंबन को वापस लिए जाने पर एआईएमएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण भाजपा के प्रचार का सबसे तेज तरीका है। बता दें कि पैगंबर के खिलाफ निंदनीय टिप्पणी करने के आरोप में गोशा महल विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। भाजपा द्वारा राजा सिंह का निलंबन वापस लेने पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी पीएम नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और विधायक राजा सिंह ने इस साल की शुरुआत में ईश निंदा कर विवाद खड़ा कर दिया था। एक्स सोशल मीडिया
मीडिया प्लेटफॉर्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक राजा सिंह का निलंबन वापस लिए जाने की आलोचना करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय फ्रिंज एलिमेंट को पुरस्कृत किया है। पूरा यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी पीएम का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी की भाजपा में नफरत फैलाने वाला भाषण प्रचार का सबसे तेज तरीका है। और दोस्तों मैं बता दें कि क्या नवंबर में पाकिस्तान चली जाएंगी सीमा हैदर, सचिन को छोड़कर पुराने पति के साथ रहेंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जब से भारत में आई हैं, लगातार वो चर्चाओं में बनी हुई हैं। पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली 27 वर्षीय विवाहित 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन गेम पबजी खेलते समय भारत के 22 वर्षीय अविवाहित सचिन मीना के साथ प्यार हो गया था। सीमा हैदर मई 2023 में पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई और सचिन के साथ रहने लगी। अब सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि नवंबर में सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जा रही हैं और अपने पहले पति गुमाल हैदर के साथ रहने लगेंगी। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर के एक पाकिस्तानी दोस्त ने दावा किया है कि सीमा सिर्फ वर्ल्ड कप का मैच देखने भारत गई हैं और वर्ल्ड कप के खत्म होते ही वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। दोस्तों पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली के वीडियो में ओसामा नाम का एक व्यक्ति आया था जो खुद को सीमा हैदर का पूर्व प्रेमी बता रहा था। सीमा के पूर्व प्रेमी ओसामा ने दावा किया था कि सीमा को क्रिकेट बहुत पसंद है और सीमा सिर्फ वर्ल्ड कप का मैच देखने भारत गई हैं। वे वर्ल्ड कप मैच देखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। वो वर्ल्ड कप देखने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।